हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज ऐसे ही एक हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में हम विभिन्न प्रकार के जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और उसके बाद जो इसके बाद के पद होते हैं उन्हें हम अव्यय पदों के नाम से जानते हैं। जैसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो कुल आपके 8 बनते हैं, तो वैसे ही आपके यहाँ पर भी उनकी संख्याएं अव्यय पदों के रूप में उनकी पहचान की जाती है। तो उन्हीं अव्यय में एक है आपके समुच्चय बोधक अव्यय। एक अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम जानेंगे आज। देखिए, समुच्चय माने होता है समुच्चय, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग दो पदों के लिए, दो वाक्यांशों के लिए या दो वाक्यों के लिए समान रूप से किया जा सके, उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात हम यहाँ इसका डेफिनेशन कर लेंगे। दो शब्दों, अब दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों, दो शब्दों, वाक्यांशों। वाक्यांश माने क्या होते हैं? वाक्य खंड। वाक्यांश मीन्स वाक्य खंड। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले, वाक्यों को जोड़ने वाले, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब थोड़ा सा, क्योंकि यह जो हमारी क्लास है वो हमारे हाई स्कूल के और इंटर के बच्चों के लिए भी है, जो क्योंकि हिंदी आपकी एक मातृभाषा है, एक अनिवार्य विषय है, और साथ ही साथ हम इंग्लिश भी पढ़ते चलते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण से मिलता जुलता है, क्योंकि व्याकरण क्या है, हर एक भाषाओं की व्याकरण एक ही है, बस उनकी भाषाओं का अंतर है। जैसे हिंदी भाषा का व्याकरण हिंदी भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा का व्याकरण अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, और संस्कृत भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा में लिखा गया। उसके पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, उसको समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो लेख हैं, जो लेखनियाँ हैं, वो भाषाओं में बस बटी हैं, बाकी सबका उद्देश्य एक ही होते हैं। जैसे हम इसी को थोड़ा सा अपने इंग्लिश में जोड़ना अगर चाहें, तो हमारे जो यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं जो इंग्लिश भी पढ़े हुए हैं, तो हम इस समुच्चय बोधक को कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंजंक्शन। तो अर्थात अगर हम कहें समुच्चय बोधक हमने इंग्लिश में कहाँ पढ़ा है, तो हमने इंग्लिश में पढ़ा है कंजंक्शन के नाम से। ठीक है ना? कंजंक्शन के नाम से हमने हिंदी में इसको इंग्लिश में पढ़ा है। और इसके बाद अब हमने क्या पढ़ा था? कंजंक्शन कितने प्रकार के हमने पढ़े? कंजंक्शन आपके 2 प्रकार के पढ़े हैं। एक हमने पढ़े हैं सबऑर्डिनेटिंग और दूसरा हमने पढ़े हैं कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग आज की क्लास में केवल एक की ही चर्चा कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, तो आज हम चर्चा करेंगे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो वहाँ पर हमने क्या किया था? इंग्लिश पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए जाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाए जाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनते हैं वह सबऑर्डिनेट क्लॉज वो आपके नाउन क्लॉज के साथ जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और जब नाउन क्लॉज के साथ आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। सेंटेंस 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो हमने क्या कहा कि जब आपके सिंपल सेंटेंस के साथ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले वाक्य जुड़ करके आएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वाक्य जुड़े होंगे जब 2 वाक्य, तो वे क्या बन जाएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स। और जब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो क्या बन जाएंगे?
कंपाउंड। फिलहाल हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें अभी दोनों को एक साथ पढ़ना है। और जानते हैं समुच्चय बोधक, अब देखिए इन्होंने कहा दो शब्दों, चलिए इंग्लिश छोड़ देते हैं, हिंदी पढ़ चर्चा कर लेते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान रखेंगे वो दो शब्द भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यांश हो सकते हैं, या दो या दो से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। ये मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, लेकिन वह गा रहा है, लेकिन वह गा रहा है। यहाँ पे राम और श्याम को किससे जोड़ा गया है? शब्द और से। राम और श्याम को किससे जोड़ा गया है? और से। तो और क्या है आपका? समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं खा रहा हूँ लेकिन वह गाना गा रहा है, लेकिन वह गा रहा है। तो लेकिन क्या कर रहा है? मैं खा रहा हूँ, वह गा रहा है, वो क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे अध्यापक कहते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब एक की शब्द जो है ना, ये अध्यापक कहते हैं सूर्य पूरब में निकल रहा है। शब्द की क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से शब्द और, लेकिन, की, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? इन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। चलिए इतना जल्दी से जो बच्चे इसको नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स की तरह जिसको लेना चाहते हैं नोट्स ले ले, नहीं तो फिर हम इसके बाद हम चर्चा करें समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। हमने आपसे कहा समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? इनकी चर्चा हम किए जा रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे। ये आपके उदाहरण दिए गए हैं। चलिए इसके बाद की हेडिंग होगी आपकी समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो कह रहे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके समानाधिकरण। एक क्या होते हैं? समानाधिकरण। और दूसरा होते हैं आपके व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, पूरा शब्द इसको जोड़ लेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और ये जाता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, ये क्या है आपका? टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है। ये टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है। तो अब ये क्या हो जाएंगे? तो दो प्रकार होता है। एक बताया गया है आपको समानाधिकरण हिंदी में, एक बताया है व्यधिकरण। तो अगर हम इसी को इंग्लिश वर्जन में नोट करना चाहेंगे, समानाधिकरण का जो आपका इंग्लिश होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो आपका व्यधिकरण का होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब
ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ध्यान से पढ़ते चलेंगे, हम एक साथ दोनों स्टेप्स क्लियर कर रहे हैं। कंजक्शन कितने होते हैं, आपके अव्यय कितने होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए इसके बाद समुच्चय समानाधिकरण, हमने जैसा कहा आज आपको समानाधिकरण केवल एक ही कर पाए, क्योंकि अब इसमें आपका थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है। ये आपके कुल 4 अर्थों में प्रयोग होते हैं। कितने अर्थों में प्रयोग होते हैं? 4 अर्थों में। पहला क्या होता है? योग सूचक। पहला क्या होता है? योग सूचक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन। दूसरा क्या होता है? विरोध सूचक। दूसरा क्या होता है? विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। तो विरोध सूचक में क्या होते हैं आपके? एडवर्सेटिव। क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन। तीसरा क्या होता है आपका? विकल्प सूचक। क्या होता है? विकल्प सूचक। विकल्प सूचक क्या होता है? अल्टरनेटिव। विकल्प सूचक क्या है आपका? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन। और चौथा क्या है आपका? परिणाम। क्या होता है? परिणाम सूचक या परिणाम सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये क्या होते हैं आपके परिणाम वाले में? इलेटिव। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? इलेटिव कंजक्शन। हम इनसे जोड़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले से बताते आ रहे हैं हिंदी व्याकरण आपके इंग्लिश व्याकरण से एकदम मिलता जुलता है, कुछ 1% भी अलग नहीं होगा। हमने पढ़ना है समानाधिकरण में योग सूचक, और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कम्युलेटिव कंजंक्शन। हमने पढ़ने हैं समानाधिकरण में विरोध सूचक, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। हमें पढ़ना है विकल्प सूचक, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। हमें पढ़ने हैं परिणाम सूचक, और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेटिव कंजंक्शन। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़े होंगे अपने सिलेबस में इंटर के, हाई स्कूल के, उन्हें हम यहाँ पर ऐड करते हुए आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए हम सबसे पहले अब नंबर 1 की हेडिंग बनाएंगे योग सूचक, उसके बाद विरोध सूचक, उसके बाद विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। तो चलिए फिर इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लें। पहला पढ़ते हैं हम योग सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। योग सूचक शब्द अर्थ बताते हैं। शब्द अर्थ बताते हैं। योग माने होता है जोड़। योग माने होता है जोड़। जैसे अब आपको इतना लिख लेना होगा कि जिन समुच्चय पदों का प्रयोग, जिन अव्यय पदों का प्रयोग जोड़ने के लिए, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, निम्न अर्थों में किया जाता है, वे आपके योग सूचक अव्यय कहलाते हैं। हम सीधे लिख रहे हैं ये निम्न है, ये निम्न है। कौन कौन से हैं? और क्या है आपके? और क्या है आपका? साथ ही साथ। साथ ही साथ। और क्या है आपका? न केवल बल्कि, साथ ही साथ, न केवल बल्कि भी। तो आइए इनसे हम कुछ उदाहरण लेकर के इन्हें पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण है आपके, राम और श्याम बाजार जाते हैं। राम और श्याम बाजार जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? आपके योग सूचक समुच्चय बोधक अव्यय का। ऐसे ही
सुरेश साथ ही साथ उसके मित्र, सुरेश साथ ही साथ उसके मित्र पिकनिक पर गए, पिकनिक पर गए। आगे, न केवल मैंने बल्कि, न केवल मैंने बल्कि हमारे दोस्तों ने भी यह मूवी देखी। ये देख रहे हैं, न केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी, साथ ही साथ। अब ये शब्द को जोड़ रहे हैं, वाक्य भी होते तो वाक्य भी जुड़ते, जैसे राम बाजार जा रहा है और सोहन गाना गा रहा है, तो और शब्द से जुड़ जाएंगे। सुरेश खाना खा रहा था, साथ ही साथ गाना गा रहा था, वह भी सही है, योग सूचक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं आप, दो शब्दों को जोड़ सकते हैं आप। योग सूचक है, वह उसका काम ही है जोड़ना, उसका काम क्या है? जोड़ना। और योग के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में नहीं जोड़ना है, योग करने के अर्थ में जोड़ना है। तो ये हो गया आपका योग सूचक। चलिए इसको इतना एग्जाम्पल कर लेंगे योग सूचक का। इसके बाद हम विरोध सूचक का उदाहरण लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। तो नोट कर लिए हैं। चलिए इसके बाद हमने अगले नोट करने हैं विरोध सूचक। दूसरा हो जाएगा विरोध सूचक। अच्छा, विरोध सूचक शब्द अर्थ बताते हैं। विरोध माने होता है जो होना चाहिए वो ना करे, ये तो विरोध होता है। वो कह रहे होना चाहिए और आप कह दे नहीं होगा। मैं दो वाक्यों में एक वाक्य कह रहा है कि ऐसे होने से ये होना चाहिए, और दूसरा कार्य बता दे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, माने विरोध हो गया है। तो ऐसे कुछ शब्द होंगे जो उस विरोध प्रकट करने वाले वाक्यों के साथ जुड़ करके अर्थ बताएंगे। जुड़ने में वे जुड़ेंगे लेकिन विरोध प्रकट करने के लिए जुड़ेंगे। जुड़ना तो है यहाँ भी, लेकिन एक जुड़ना संयोग होता है और एक जुड़ने का मतलब है माध्यम है, लेकिन उनके विरोध प्रकट करने के। तो माध्यम होना है, यहाँ पर जोड़ना नहीं है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी। इतने शब्द एक साथ आपके आते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी। लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी। एक शब्द आता है जबकि, एक शब्द आपका आता है जबकि, डॉट डॉट कर लेंगे। अगर इसके समानार्थी शब्द जो होंगे वो सारे जुड़ेंगे, इत्यादि। ये शब्द अगर वाक्य में है तो इसका मतलब कि वाक्य में आपका विरोध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय से। समुच्चय बोधक अव्यय से विरोध सूचक जो कि आपके समानाधिकरण से संबंध रखते हैं। इसके उदाहरण नोट कर लेते हैं। जैसे, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह फेल हो गया, फिर भी वह असफल हो गया। लिख ले, फिर भी वह असफल हो गया। किंतु परंतु का कर लेते हैं।
मैं दौड़कर स्टेशन गया लेकिन गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए कह रहे हैं कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम करने का मतलब क्या होता है? पास हो जाना चाहिए था, मेहनत हुई है, सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया? असफल हो गया। तो विरोध सूचक है, यानी कि परिश्रम तो पास होने के लिए किया गया था। परिश्रम ऐसा तो है नहीं कि उसने परिश्रम किया था या सफल होने के लिए। उसने परिश्रम किया था सफल होने के लिए, लेकिन वह असफल हो गया। तो ये जो शब्द फिर भी है, ये क्या कर रहा है? विरोध सूचक, माने दोनों वाक्यों में विरोध का भाव है। मैं दौड़कर स्टेशन गया लेकिन गाड़ी छूट चुकी। लेकिन शब्द जो है ना, वो क्या है? अच्छा, कोई दौड़ के स्टेशन गया तो कहा गया है? गाड़ी छोड़ने तो गया नहीं होगा, गाड़ी पकड़ने ही गया होगा ना दौड़ करके, लेकिन गाड़ी छूट चुकी थी। तो क्या हुआ? दौड़ कर गया, गाड़ी मिल जानी चाहिए थी। मैं दौड़ के स्टेशन गया और गाड़ी मिल गई, तो योग सूचक हो गया। और गाड़ी मिल गई योग सूचक होता है, लेकिन गाड़ी छूट गई, ये क्या हो गया? विरोध सूचक हो गया। बस इतना ही समझना है आपको। जबकि से मैं फिसल गया जबकि मैं संभल कर चल रहा था। बहुत ही आसान है। तो विरोध सूचक ये सारे शब्द आपके होते हैं। अब उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो असफल हो गया। मैं दौड़ के स्टेशन गया लेकिन गाड़ी छूट चुकी थी। मैं फिसल गया जबकि मैं संभल कर अच्छा भैया, जो संभल कर चल रहा है वो गिरने के लिए, फिसलने के संभलने का थोड़े नहीं। तो वो जब संभल कर चल रहा था, उसका उद्देश्य ये था कि मैं गिरूं ना, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? फिसल गया। तो इसलिए विरोध हो रहा है। संभल कर चलने में फिसलना नहीं होना चाहिए था, लेकिन संभल कर चलने में भी फिसलना हुआ है, अर्थात विरोध हो गया। तो यही है आपका विरोध सूचक, एडवर्सेटिव कंजक्शन इसी को कहते हैं। इसी को हम विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अभी आप हिंदी में लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, जबकि इत्यादि शब्द से अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे वाक्य आपके विरोध सूचक अव्यय से जुड़े हुए हैं। और ऐसे जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और उनकी और स्थिति क्लियर कराई जाएगी। भैया पहले तो क्या है? अव्यय है। कैसे अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कैसे समुच्चय बोधक है? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ये लाइन पूरी हुई आपकी। आइए अब हम इसके बाद करेंगे आपके विकल्प सूचक। जल्दी से इसको चेक कर लेंगे आप सभी। ठीक, अब हम बात करेंगे विकल्प सूचक। तीसरे नंबर पर हम अध्ययन करने चल रहे हैं विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्ययों की। तो विकल्प सूचक विकल्पता का बोध होगा। विकल्पता माने ऑप्शंस। वहां पर क्या होंगे? आपके पास ऑप्शंस होंगे, आइदर दिस और दैट, या तो या तो, ना तो ना। तो कुछ हम बात करें विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्ययों की। बता रहे थे विकल्प सूचक विकल्पता का बोध कराते हैं। आपके ऑप्शंस होंगे या तो या, ना तो ना, माने पॉजिटिविटी में भी ऑप्शंस होंगे और नेगेटिविटी में भी ऑप्शंस होंगे। आपको लेने में भी ऑप्शंस होंगे और छोड़ने में भी ऑप्शंस होंगे। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं। इनके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। सबसे पहले आपके या शब्द आता है, एक शब्द आता है न, फिर आता है आपका या तो या, फिर आपका आता है न तो न, और अंतिम आपके एक बनते हैं अन्यथा या वरना या नहीं तो। ये इतने शब्द जुड़ते हैं आपके विकल्प सूचक समुच्चय बोधक
अव्ययों से। तो मैंने इतने शब्दों को जोड़ करके ये विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय बनाए जा सकते हैं। अब हम इनसे बनने वाले उन उदाहरणों की चर्चा करेंगे जिनसे इनके अर्थ क्लियर हो सके। या शब्द का प्रयोग कैसे होता है, न शब्द का प्रयोग कैसे होता है, इन सभी को हम जानेंगे। उदाहरण नोट कर लेते हैं। इसे लीजिए, इसे लीजिए या छोड़ दीजिए, इसे लीजिए या छोड़ दीजिए, टेक इट और लीव इट। इसे लीजिए या छोड़ दीजिए, विकल्प है लेने का भी और छोड़ने का भी। तो शब्द किससे विकल्प बोध का हो रहा है? शब्द या से। तो यही जो शब्द या है, तो ये क्या कर रहे हैं? विकल्प सूचक आपके समुच्चय बोधक अव्यय पद की पहचान करा रहे हैं। अब न है या तो या है, जैसे कि या तो रवि ने, या तो रवि ने या किशन ने मुझे आमंत्रित किया है, मुझे आमंत्रित किया है। विकल्प है। अब रवि भी हो सकता है और किशन भी हो सकता है। कौन है पता नहीं, लेकिन या तो रवि ने या तो किशन ने। आगे है न तो मैंने न आपने, न तो मैंने न आपने यह दृश्य कभी देखा है। न तो मैंने और न आपने यह दृश्य कभी देखा है। अगला है मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए अन्यथा, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। ये है। तो अब यहाँ से आप अन्यथा वरना नहीं तो संभल कर चलिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी पहुँचे, नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कुछ भी आप शब्द जोड़ सकते हैं। तो ये समझ लेंगे आपके उदाहरण के वाक्य हैं। इसे है लीजिए या छोड़ दीजिए, या तो। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया या तो ये शब्द रहा, या तो या, न तो न, मन लगाकर पढ़िए अन्यथा वरना नहीं तो, तीनों शब्द जुड़ते हैं इसी में। अन्यथा वरना नहीं तो तीनों शब्द आपके एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये रहा आपका विकल्प सूचक। अब हम बात आपके परिणाम सूचक की चर्चा करेंगे, और ये आपके समानाधिकरण के अंतिम में आते हैं। परिणाम सूचक, रिलेटिव कंजक्शन। तो इतना सभी आप लोगों ने कर लिए हैं। चलिए हम चर्चा करेंगे आपके रिलेटिव कंजक्शन की। माने परिणाम सूचक समुच्चय बोधक या समानाधिकरण समुच्चय की चर्चा करेंगे। ये आपके अव्यय पद है, आप सभी को पहले बताए जा चुके हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अव्यय, हम पढ़ रहे हैं अव्यय। अव्यय में कौन सा अव्यय? हम पढ़ रहे हैं अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में हम क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होते हैं आपके व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हम पढ़ रहे हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में हम क्या पढ़ रहे हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका एक होता है योग सूचक, एक होता है आपका विरोध सूचक, एक होता है आपका विकल्प सूचक, और एक होता है आपका परिणाम सूचक। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने योग सूचक पढ़ लिया,
हमने क्या पढ़ा, हमने विरोध सूचक पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, हमने परिणाम सूचक पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ने जाना है अब हमने योग सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक पढ़ लिया, और हमने अभी पढ़ने जाना है परिणाम सूचक। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं साथ साथ, उसके बाद फिर आगे परिणाम सूचक के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। परिणाम सूचक, तो चलिए परिणाम सूचक माने ये क्या करते हैं, परिणाम बताते हैं। ये शब्द ऐसे होंगे, देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, जो भी शब्द आएगा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, वह दोनों वाक्यों में अर्थ जो है ना वो परिणाम का अर्थ होगा, कारण और परिणाम का अर्थ होगा। यहाँ पे मतलब ये है, वो शब्द परिणाम नहीं है, ऑलरेडी दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध होगा, वो केवल एक आ रहा है, जोड़ने के लिए आ रहा है, वो परिणाम नहीं है, उसे परिणाम न समझा जाए। जैसे आपके एडवर्सेटिव माने जो आपके विरोध सूचक आपके अव्यय थे, विरोध सूचक अव्ययों को विरोध सूचक माने कि वो पद नहीं है, माने उनसे विरोध का बोध नहीं हो रहा, वो दोनों वाक्यों में विरोध ऑलरेडी था, इसलिए वो बेचारे आए हैं। दोनों वाक्यों में विरोध अगर ना होता तो वे ना आते। जैसे राम खाना खा रहा था और वह राम खाना खा रहा था, राम गाना गा रहा था, तो इसमें विरोध क्या है, योग है। तो माने योग जो सेंटेंस है, सेंटेंस में योग बन रहा है तो योग सूचक। राम खाना खा रहा था लेकिन वह रो रहा था, खाना खाते समय वह रोना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन विरोध हो रहा है। तो राम खाना खा रहा था फिर भी वह रो रहा था, लेकिन वह रो रहा था। तो ऐसे शब्दों में आपके आ जाएंगे विरोध सूचक वाले। विकल्प सूचक में आ जाएगा या तो रहिए या तो जाइए, या तो रहिए या जाइए। तो ये हो गया आपका विकल्प सूचक, माने कि वाक्यों पर डिपेंड होते हैं ये आपके कंजंक्शंस, ये नहीं कंजंक्शन से वाक्य डिपेंड होता है। तो पहले से ध्यान रखेंगे कि हमने पहले सेंटेंस पढ़ने हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन रखने हैं, और कभी कभी कंजंक्शन को फिल करने के लिए जब दिया जाता है आपसे, तो यहाँ पर यही एक काम करते हैं, ये दोनों क्या सेंटेंस दोनों तरफ दे देंगे सेंटेंस दोनों तरफ दे देंगे, बीच में कंजंक्शन के लिए खाली जगह छोड़ देंगे। लगाओ दिमाग, यहाँ पर योग सूचक का भी ऑप्शन बनेगा आपका, परिणाम सूचक भी बनेगा आपका, विरोध सूचक भी बनेगा आपका, और उसके बाद विकल्प सूचक बनेगा। लगाओ ना दिमाग। तो यहाँ पर आपको अभी से ही उनके अर्थ को जानने हैं। तो परिणाम सूचक में कौन कौन से आते हैं, अतः या इसलिए, ये समानार्थी शब्द है, अतः या इसलिए। और एक शब्द आता है क्योंकि, एक शब्द आता है क्योंकि। तो ये जब उल्टे चलते हैं तब क्योंकि शब्द आते हैं। और जैसे कि अभी हमने जबकि शब्द पढ़ा था, तो एक ही लाइन है, चाहे जैसे कहेंगे, बस उनका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तो आइए दोनों को अच्छा इसमें चर्चा कर लेंगे हम, ये दोनों कैसे बदलते हैं। उदाहरण नोट कर लेते हैं इसका। राम ने कठिन परिश्रम किया, राम ने कठिन परिश्रम किया, राम ने कठिन परिश्रम किया, अतः वह सफल हुआ, अतः वह सफल हुआ। अब राम ने कठिन परिश्रम किया और वह सफल हुआ, बन तो रहा, लिख दो और वह सफल हुआ। योग सूचक, कहाँ से योग सूचक है भैया, ये क्या कर रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं। कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है ना, वो सफलता होती है। अब जरूरी नहीं कि कठिन माने कि जहाँ पर कठिन परिश्रम वहाँ सफलता ही हो, हाँ हर कठिन परिश्रम में सफलता होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका योग। भाई कठिन परिश्रम का नाम आते ही सफलता आ जाती है, लेकिन कभी कभी कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं होती है, तभी तो विरोध सूचक, तभी तो विरोध का आवश्यकता पड़ी। नहीं विरोध की आवश्यकता है क्या पड़ती, तब तो योग ही योग बना रहता सबका। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है। तो यहाँ पर हो गया अतः वह सफल हुआ, इसलिए वह सफल हुआ, दोनों लिख सकते थे। अब हमने कहा कि इसी वाक्य में हम क्योंकि को प्रयोग कर दे रहे हैं। अब राम पहले आ जाएगा क्योंकि हम वो सेंटेंस पहले लिखने जा रहे हैं। राम सफल हुआ, राम सफल हुआ
क्योंकि राम ने कठिन परिश्रम किया। क्योंकि राम ने कठिन परिश्रम किया। तो ये रहा आपका परिणाम सूचक अव्यय। तो फिलहाल आप सभी ने जाना अव्यय किसे कहते हैं, और उसके बाद आपने जाना अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपने जाना समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से समानाधिकरण कितने प्रकार के होते हैं, उन चारों प्रकारों के उनके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं कि साथ साथ उनसे बनने वाले उदाहरण, इसकी आपने विस्तृत चर्चा की है। अब आपके बच्चे हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये आपकी फिर से किसी क्लास में होगी अगर वो आपकी डिमांड रहेगी तो। फिलहाल आज की क्लास के साथ हम एक प्रश्न आपको छोड़े जा रहे हैं। शब्द और पद में अंतर। हम सभी जानते हैं कि शब्द भी वर्णों का समूह होते हैं और पद भी वर्णों के समूह होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर है शब्द और पद में। तो हम बता दें ये पद है, पद्य नहीं है। सावधान रहें, इसे पद्य ना समझा जाए और उत्तर पद्य का ना बनाया जाए। ये पद है। तो शब्द और पद में क्या अंतर है यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, या तो फिर आपको अगले सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।